हाय गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास 22। सो आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हुए उसके लिए कौन सी कमेटी बनी। नरसिम्हम कमेटी बनाई गई, उसके कुछ रिकमेंडेशंस थे जो बैंक्स ने फॉलो किए और अपने आप को लिबरलाइज किया, अपने आप को स्ट्रेंथन किया ताकि इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ सके। ओके, सो सबसे पहले हम जानेंगे रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर के बारे में। तो 1991 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एम नरसिम्हम कौन थे? इंडियन, ही वॉज एन इंडियन बैंकर एंड अर्लियर इन 1977 के टाइम में 1970s में वो 13th गवर्नर ऑफ आरबीआई भी थे। मतलब इकोनॉमिक्स का उनका बहुत अच्छा ज्ञान था और वो भारत सरकार के अंडर काम भी कर चुके थे। ओके, सो इनके अंडर एक उनके चेयरमैनशिप पे एक कमेटी बनाई गई 1991 में, जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1992 में। तो उसका काम क्या था कमेटी का? सजेशंस देना सरकार को कि हमें कौन सी बैंकिंग प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए ताकि बैंकिंग सेक्टर्स का रिफॉर्म हो सके। सो उस समय पे क्या हुआ, कंट्री वॉज फ्लडेड विथ फॉरेन बैंक्स एंड एटीएम्स। ओके, सो कंट्री में बहुत सारे फॉरेन बैंक्स आ गए, एटीएम्स आ गए, एफर्ट्स वर बीइंग मेड टू, मतलब पूरा ऑब्जेक्टिव ये था कि कस्टमर्स को अच्छी सर्विस कैसे दे सके। ओके, सो एंटायर बैंकिंग सिस्टम बिकेम मोर कन्वीनियंट एंड स्विफ्ट। तो दो कमिटीज़ बनाई गई एम नरसिम्हम के अंडर। नरसिम्हम कमेटी 1 जो 1991 में बैठी, बनाई और उसने रिपोर्ट सबमिट की 1992 में। तो उसके कुछ रिकमेंडेशंस थे जिस पे आज हम बात करेंगे। तो पहला रिकमेंडेशन ये था, रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हम कमेटी 1, इट वाज टू रिडक्शन इन द सीआरआर एंड एसएलआर। ओके, सो सीआरआर और एसएलआर जैसे हम जानते हैं कि कुछ कैश बैंक्स को आरबीआई के पास में रखना पड़ेगा, एसएलआर के केस में कुछ कैश अपने पास रखना पड़ेगा। ओके, ताकि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के टाइम में बैंक्स अपना मतलब बने रहें, मतलब बैंक्स की एडिक्वेसी बनी रहे, बैंक सॉल्वेंट रहे, बैंक्स का दिवालिया ना हो। ओके, इस वजह से कुछ पैसे सिक्योरिटी के तौर पे सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म में रखा जाता है। ओके, सो द इम्पैक्ट ऑफ रिड्यूसिंग CRR and SLR was that now banks had more funds to deploy for more remunerative assets। मतलब बैंक्स को ओवरऑल ऑब्जेक्टिव नरसिम्हम कमेटी का ये है कि हम बैंक्स को फ्री कर सके, लिबरलाइज कर सके। ओके, तो कैसे आप किसी को फ्री करेंगे? जब उनको फ्री करेंगे तो उनके ऊपर बाउंड्रीज हटा दें। मतलब सीआरआर और एसएलआर जो मेंटेन करते थे, हाई सीआरआर एसएलआर बैंक्स, तो सरकार, ये कमेटी ने कहा कि रिड्यूस कर दो सीआरआर और एसएलआर। मतलब बैंक्स के पास जितने फंड्स रखते थे ना सिक्योरिटी के लिए, उसको कम कर दो ताकि बैंक्स के पास ज़्यादा फंड्स रहें, और ज़्यादा फंड्स जब रहेंगे बैंक्स के पास में, सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म्स में कम फंड्स रहेंगे, उसकी लिमिट को घटा दो तो बैंक्स के पास ज़्यादा पैसे रहेंगे ना, तो वो बैंक्स आधा अपने ज़रूरी पर्पसेस के लिए उसको डिप्लॉय कर पाएंगे, पैसे कमा पाएंगे, उस पर इंटरेस्ट कमा पाएंगे। ओके, तो ये इसका एक रिकमेंडेशन था, रिडक्शन इन सीआरआर एंड एसएलआर। दूसरा रिकमेंडेशन था कि रिडक्शन इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। मतलब जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को हम बहुत ज़्यादा लोन देते थे बैंक्स, तो उसको कहा कि उसको घटा दो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को, और रीडिफाइन करो कि प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं क्या। ओके, तो उसमें प्रायोरिटी सेक्टर्स में इनके हिसाब से, नरसिम्हम कमेटी के हिसाब से, मार्जिनल फार्मर्स आने चाहिए, टाइनी बिजनेसेस आने चाहिए, स्मॉल बिजनेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स आना चाहिए, विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज आना चाहिए। मतलब ये मार्जिनल या प्रायोरिटी सेक्टर्स में ये इंक्लूड होना चाहिए, वैसे रीडिफाइन करो प्रायोरिटी सेक्टर को। ओके, ये एक इनका रिकमेंडेशन था। एक तीसरा रिकमेंडेशन ये था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए। मतलब जैसे जनधन योजना आई थी 2015 में, बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स खुले, तो लोगों में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ सके, सबके खाते खुल सके और सबको मतलब सरकार की सर्विसेज स्कीम्स का फ़ायदा मिल सके। इसकी वजह से भी बैंक अकाउंट खोलना ज़रूरी था। तो एक तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं हम। ओके, सो बेसल नॉर्म्स टू बी अडॉप्टेड। मतलब बेसल नॉर्म्स ये बैंकिंग सुपरविजन के कुछ नॉर्म्स थे जो अडॉप्ट करना चाहिए था अच्छे बैंकिंग प्रैक्टिसेस के लिए, तो ये भी अडॉप्ट करना चाहिए बैंक्स को। ये भी एक रिकमेंडेशन था नरसिम्हम कमेटी का। ओके, सो एक और रिकमेंडेशन था फिफ्थ, जो कि लिबरलाइज करना था बैंक्स को, कि मोर ऑटोनॉमी गिवन टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ज़्यादा छूट दो, मतलब उनके हाथ थोड़े खोल दो ताकि वो अपने मर्जी से अपने तरीके से काम कर सके। ओके, ये एक रिकमेंडेशन था नरसिम्हम कमेटी 1 का। सो छठा रिकमेंडेशन जो था बैंक नरसिम्हम कमेटी का था, वो था कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन एक इस्टेब्लिश होना चाहिए। ओम्बुड्समैन मतलब क्या है? ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर। मतलब बैंक्स के स्टाफ को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उस बैंकिंग ओम्बुड्समैन या कि ग्रीवेंस ऑफिसर को अप्रोच कर सके, या कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी उस बैंकिंग ओम्बुड्समैन, जिसे ग्रीवेंस ऑफिसर कहते हैं, उसको अप्रोच कर सके ताकि बैंक्स की स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। ये भी एक रिकमेंडेशन था नरसिम्हम कमेटी का। सातवां रिकमेंडेशन था डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बनाने चाहिए हमको। मतलब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स
ट्रिब्यूनल्स मतलब क्या, जैसे होता है ना आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, मतलब ट्रिब्यूनल्स बनाना चाहिए जो कि फास्ट ट्रैक करें केसेस को। मान लेते हैं किसी ने लोन लिया बैंक से, लोन नहीं दे पा रहा, तो बैंक्स कोर्ट को अगर अप्रोच करेंगे कि ये हमारा बंदा लोन नहीं दे रहा, ये आदमी ने हमसे लोन लिया वापस नहीं कर रहा, तो कोर्ट्स में आपको पता ही है कि कितना तारीख पे तारीख आती रहती है और केस सॉल्व नहीं होगा, बैंक्स को लॉस होता रहेगा। तो इसकी वजह से इनका एक रिकमेंडेशन था कि ट्रिब्यूनल्स बनाए गए जाएं डेट रिकवरी, मतलब डेट किसी ने लिया तो उसको रिकवर करने के लिए अच्छा प्रोसेस हो सके, ताकि केसेस को जल्दी से फास्ट ट्रैक कर सके और डिस्पोज कर सके केस को फास्टर, मतलब वो स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स बनाए कि मतलब इनका पर्पस ये है, ये केवल यही इस तरीके के केस देखेंगे। ओके, सो एक और रिकमेंडेशन था कि इंटरेस्ट रेट्स शुड बी डीरेगुलेटेड, मतलब जो इंटरेस्ट रेट होते हैं ना, रेपो रेट, ये सब मार्केट ड्रिवन होने चाहिए। ओके, सो ये भी एक इसका रिकमेंडेशन था। अभी आते हैं ये जो रिकमेंडेशंस थे 1992 में सबमिट किए गए, तो इन रिकमेंडेशंस को बैंक्स द्वारा फॉलो किया गया 1992 से 1997 तक, मतलब 5 साल इन्होंने फॉलो किया। और 1998 में फिर से सरकार ने नरसिम्हम कमेटी 2 बैठाई, मतलब नरसिम्हम कमेटी सेकंड। ओके, सो इसमें उनको बिठाया गया इसलिए क्योंकि देखो कि मतलब जो तुमने पुराना रिकमेंडेशन दिया था वो अच्छे से फॉलो हुआ क्या, उसमें कुछ कमियां थी तो बताओ, ताकि हम बैंकिंग सेक्टर को मजबूत कर सकें, इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा सकें। तो इसकी वजह से नरसिम्हम कमेटी 2 आई कि मतलब और क्या रिकमेंडेशंस आप देना चाहेंगे। ओके, सो नरसिम्हम कमेटी 2 वाज टास्क्ड विद प्रोग्रेस रिव्यू, मतलब प्रोग्रेस रिव्यू करो कि मतलब बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए आपने जो जो बताया था हमने किया, उसके बावजूद आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ सके, इंडिया को एक स्ट्रेंथन कर सके इकोनॉमी को। ओके, सो इट वाज फोकस्ड ऑन इश्यूज लाइक साइज ऑफ बैंक्स, मतलब साइज ऑफ बैंक्स के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे क्या, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, मतलब रेशियो ऑफ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स को बोलते हैं हम, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे वो। और तो नरसिम्हम सर ने ये रिपोर्ट सबमिट की फाइनेंस मिनिस्टर को, यशवंत सिन्हा जो उस टाइम पे थे, अप्रैल 1998 में। तो उसके कुछ रिकमेंडेशंस थे नरसिम्हम कमेटी 2 के, वो हम देखते हैं कि इसमें यह था कि बैंकिंग 4 टियर, हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर 4 टियर होना चाहिए। पहला होना चाहिए जिसमें 4 टियर होना चाहिए, पहला तो इंटरनेशनल लेवल पे, दूसरा नेशनल लेवल पे, तीसरा रीजनल लेवल पे और चौथा रूरल लेवल पे, मतलब बैंकिंग सिस्टम इंडिया में 4 लेवल पे होना चाहिए। ये एक इसका रिकमेंडेशन था, 4 टियर बैंकिंग स्ट्रक्चर, ये एक रिकमेंडेशन था नरसिम्हम कमेटी 2 का। दूसरा एक और रिकमेंडेशन था कि हमारे बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है हमको। ओके, सो इट मेड आउट अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर स्ट्रॉन्गर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि कमेटी ने क्या कहा कि हमें स्ट्रॉन्ग बैंक्स जो इंडिया में बड़े बड़े बैंक्स जैसे SBI है, ICICI है, इन सबको मर्ज करना चाहिए, ताकि मर्ज करेंगे बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग लोगों को, जब आप मर्ज करेंगे तो उससे क्या होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। मतलब जब 2-3 बड़े बड़े बैंक्स को, स्ट्रॉन्ग बैंक्स को करेंगे हम स्ट्रेंथन, मतलब एक साथ मर्ज करेंगे, तो उससे इंडिया में नेशनल, मतलब इन बैंकिंग इंडिया के बैंक्स का नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसका अफेक्ट पड़ेगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ेगा, मतलब ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ेगी हमारे बैंक्स की। ओके, सो ये भी इसका एक रिकमेंडेशन था नरसिम्हम कमेटी 2 का। तीसरा रिकमेंडेशन था नरसिम्हम कमेटी 2 का कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं एनपीए का प्रॉब्लम सफ़र कर रहे थे, मतलब लोन दिया बैंक ने और वापस नहीं हो रहा, लोग वापस नहीं कर रहे, तो एनपीए का प्रॉब्लम पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, सरकारी बैंक्स को होता था। ओके, सो सम ऑफ देम हैड एनपीएस एज हाई एज 20% ऑफ देयर एसेट्स, मतलब 100 रुपये अगर उनके पास है तो 20 रुपये एनपीए में अभी चला गया, 80 रुपये खाली उनके पास बचे, तो क्या करें। तो इसके लिए नरसिम्हम कमेटी ने किया, फॉर सक्सेसफुल रिहेबिलिटेशन ऑफ दीज वीक बैंक्स द कमेटी रिकमेंडेड नैरो बैंकिंग कॉन्सेप्ट। तो ये नरसिम्हम कमेटी 2 ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि नैरो बैंकिंग कॉन्सेप्ट का अपनाया जाए जो कि वीक बैंक्स हैं उनके द्वारा। तो क्या करना चाहिए वीक बैंक्स को कि वो अपना पैसा उसी जगह डालें कि शॉर्ट टर्म के लिए डालें और रिस्क फ्री एसेट्स में डालें, ताकि वो ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए डालेंगे तो ज़्यादा उनको नुकसान भी नहीं होगा, फटाफट निकाल सकेंगे, और शॉर्ट रिस्क फ्री एसेट्स में डालें ताकि थोड़ा प्रॉफिट कमा सके, उबर सके रिस्क से। ओके, जो उन्होंने लॉस हुआ है वो भी रिस्क फ्री एसेट्स में डालेंगे तो थोड़ा फ़ायदा कमाएंगे तो बराबर हो जाएगा। ओके, सो इस वजह से भी एक रिकमेंडेशन था नैरो बैंकिंग कॉन्सेप्ट की, ताकि शॉर्ट टर्म और रिस्क फ्री एसेट्स में ही इन्वेस्ट करो तुम पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो कि वीक हो गए हैं। ओके, तो एक और रिकमेंडेशन था, चौथा रिकमेंडेशन, जो कि था कि ग्रेटर ऑटोनॉमी, जैसे कि मैंने अभी बताया ग्रेटर ऑटोनॉमी पिछले वाले रिकमेंडेशन में भी था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, ज़्यादा फ्रीडम दी जाए, ताकि वो प्राइवेट बैंक्स की तरह अच्छे से प्रोफेशनलिज्म से काम कर सके, ताकि अपने इंटरनेशनल काउंटर पार्ट्स, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बैंक्स हैं उनकी तरह अच्छे से काम कर पाएँ, एफिशिएंट वे में काम कर पाएँ। इस वजह से ज़्यादा गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं होना चाहिए इन सब बैंक्स में, मतलब ज़्यादा मतलब इनके हाथ मत पकड़ो, गला मत पकड़ो। ओके, ज़्यादा ऑटोनॉमी दो, ज़्यादा फ्रीडम दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, ताकि अच्छे से काम कर सकें। ओके, तो थोड़ा फ्रीडम दो। ओके, पहला 5वां रिकमेंडेशन था नरसिम्हम कमेटी 2 का कि
इंडियन बैंकिंग सिस्टम को हमको स्ट्रेंथन करना है। ओके, तो कमेटी ने कहा कि जो गवर्नमेंट के कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स है ना, जैसे कि रेशियो ऑफ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स, मतलब अभी करेंटली 9% है अराउंड, कि आपके पास जितना कैपिटल है और जितना रिस्क वेटेड एसेट्स हैं उसका रेशियो 9% होना चाहिए। ओके, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम रहेगी। ओके, तो ये कमेटी ने कहा कि गवर्नमेंट शुड रिलैक्स द government should raise the प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, मतलब ये नॉर्म्स जो हैं कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स उसको रेज कर दो ताकि बैंक्स को थोड़ा रिलैक्सेशन हो, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो और अच्छे से काम कर सके। ओके, सो दीज वर द फ्यू रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हम कमेटी 1 and 2। आई हैव यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।